Hello students, hope you all are doing well. In this video today we will discuss the second part of our second chapter. So please turn with me to page number 21. आज हम लोग chapter 2 का second part देखेंगे and the name of the chapter is The Sehnai of Bismillah Khan. तो part 2 का नाम है The Sehnai of Bismillah Khan. तो हम लोग पैरा नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill, unpleasant sound. Emperor. Now who is emperor? The ruler of an empire. जो किसी empire पे rule करता है उसको हम कहते हैं, जिसको हम हिंदी में सम्राट कहते हैं. तो एम्परर औरंगजेब जो थे उन्होंने बैन किया था. बैन मीन्स होता है टू ऑफिशियली से दैट समथिंग इज़ नॉट अलाउड ऑफन बाय लॉ. यानी जब किसी चीज़ को बैन कर दिया जाता है तो उस चीज़ को यूज़ करने की अनुमति नहीं थी. तो यहाँ पे औरंगजेब ने क्या बैन किया था? पुंगी को बैन किया था. तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूँ, पुंगी का दूसरा नाम होता है बीन. आपने देखा होगा अक्सर मूवीज़ वगैरह में. सो उन्होंने ऐसा बैन किया था कि उस पूरे एम्पायर में किसी को पुंगी नहीं बजाना है. इन द रॉयल रेसिडेंस फॉर इट हैड ए श्रिल अनप्लेजेंट साउंड. वाई? क्यों नहीं बजाना है? क्योंकि उसका साउंड जो है काफ़ी श्रिल था. श्रिल मीन्स बिल्कुल होता है ना बेसुरा जिसको हम कहते हैं. उसका आवाज़ में मतलब कोई सुर नहीं, जो हमें सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगे, अनप्लेजेंट लगे. तो ऐसा उसका साउंड था. यही कारण है कि उन्होंने इस पुंगी को बिल्कुल बैन किया था. Pungi became the generic name for reeded noisemakers. You can see the meaning given here. Generic name, a name given to a class or group as a whole. जब हम किसी ग्रुप को एक नाम दे देते हैं उसको कहा जाता है generic name. And उसके नीचे है reeded, wind instruments which have reeds like the flute, the clarinet, etc. यानी कि ये एक जेनरिक नेम बन गया उस समय. और लोग जो है इसको नॉइज़ मेकर्स के कैटेगरी में डाल दिए कि ये जो है एक श्रिल साउंड देता है, एक अनप्लेजेंट साउंड है जो सुनने के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है. तो ये नॉइज़ मेकर की कैटेगरी में माना जा रहा था उस समय पुंगी को. फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड. रिवाइव्ड मीन्स ब्रिंग समथिंग बैक. यानी कि न के बराबर हम कह सकते हैं. कोई ऐसा सोचा भी नहीं था कि ये शायद एक दिन ऐसा आएगा कि रिवाइव्ड हो जाएगा, यानी कि फिर से ये आएगा प्रचलन में. ऐसा कोई सोचा भी नहीं था. ए बार्बर ऑफ ए फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. यानी कि एक बार्बर जिसको हम कहते हैं नाई, जो बेसिकली किस फैमिली से बिलोंग कर रहा था? फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन के फैमिली से बिलोंग कर रहा था. हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, यानी कि उसका एक्सेस था, आना जाना था रॉयल पैलेस में. उसने क्या डिसाइड किया? टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी. उसने ऐसा डिसाइड किया, उसने ऐसा सोचा कि मैं क्या इम्प्रूव करूँगा, इस पुंगी का जो टोन है उसकी क्वालिटी में मैं कुछ इम्प्रूवमेंट करूँगा. ही चोज ए पाइप विथ ए नेचुरल hollow stem that was longer and broader than the pungi. Now he chose, okay. उसने क्या चूज़ किया? एक पाइप लिया विथ ए नेचुरल हॉलो, जिसके अंदर नेचुरली पहले से क्या था? एक हॉलो, यानी कि पूरा एम्प्टी जो स्पेस होता है उसको हम कहते हैं हॉलो स्टेम. दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर दैन द पुंगी. यानी कि पुंगी से क्या था? लंबा भी होना चाहिए और थोड़ा ब्रॉडर भी होना चाहिए. एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप. और उस पाइप में कितने होल्स बनाए? 7 होल्स. When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. यानी कि उन्होंने क्या किया? पहले एक पाइप को चूज़ किया जिसमें एक नेचुरल हॉलो था स्टेम पे, और थोड़ा लंबा था और कैसा था? ब्रॉडर था. एंड उसमें क्या बनाया गया? 7 होल्स उन्होंने बनाए. और उसके बाद उसमें उन्होंने प्ले किया, यानी कि उसको बजाया. कुछ जो होल्स थे उसको बंद करके और बंद करके और कभी खोल के उन्होंने जब उसको प्ले किया, यानी कि जब बजाया
तो उसमें से काफ़ी सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड्स जो है वो प्रोड्यूस हुए। नाउ विल सी द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 22। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरी वन वॉज इम्प्रेस्ड, यानी कि इस इंस्ट्रूमेंट को उन्होंने रॉयल्टी यानी कि जो एम्परर थे औरंगज़ेब वहाँ पे जा कर के और इसको इन्होंने बजाया, और जो काफ़ी जो लोग थे, जितने लोग वहाँ पे उपस्थित थे, वो काफ़ी इम्प्रेस्ड हो गए थे। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी इट हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम। नाउ ये जो इंस्ट्रूमेंट था ये एक नया इंस्ट्रूमेंट था और वो पुंगी से अलग था, वो बीन से अलग था। यू कैन सी द फिगर गिवन हियर, यहाँ पे फिगर भी दिया हुआ है। इट हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम, अब इसको एक नाम देना था क्योंकि इससे काफ़ी एक मेलोडियस आवाज़ आ रही थी, काफ़ी सुनने के लिए अच्छा लग रहा था। तो अभी हम आगे देखते हैं। As the story goes, since it was first played in the Sahas chamber and was played by a nai, यानी कि barber, the instrument was named the sehnai. Now, as the story goes, जैसे ये story जो है further move होता है, since it was first played in the Sahas chamber, यानी कि सबसे पहले इसको कहाँ पे बजाया गया? सास चैम्बर, सास यानी कि एम्परर औरंगज़ेब के चैम्बर में ये बजाया गया था। चैम्बर यानी कक्ष में, उनके कक्ष में बजाया गया था। और इसको बजाया कौन था? नाई यानी कि बार्बर। तो इसीलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया गया सहनाई, यानी कि शाह के चैम्बर में बजाया गया था। किसने बजाया था? नाई यानी कि बार्बर, इससे इसका नाम पड़ा सहनाई। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा ये बैकग्राउंड की कैसे इसका नाम आया। आगे है सेकेंड पैराग्राफ में, द साउंड ऑफ द सहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। यू कैन सी द मीनिंग गिवन हियर। ऑस्पिशियस का मतलब होता है प्रॉमिसिंग टू ब्रिंग गुड फॉर्च्यून, यानी कि जो गुड लक, गुड फॉर्च्यून लाता है, जिसको हम कहते हैं शुभ। तो इसका जो साउंड है, सहनाई का जो साउंड है, इसको काफ़ी ऑस्पिशियस माना जाने लगा। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कॉम्पोनेंट। इंडिस्पेंसिबल का मीनिंग भी यहाँ पे दिया हुआ है, विदाउट विच ए पीस ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन, यानी कि उसके बिना कोई कार्य हो ही नहीं सकता है। इंडिस्पेंसिबल कॉम्पोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, यानी कि अभी भी जो है इसको कहाँ पे प्ले किया जाता है? टेम्पल्स में बजाया जाता है। और ये एक बहुत ही मुख्य पार्ट है नॉर्थ इंडिया के वेडिंग में। सहनाई के बिना कोई भी जो वेडिंग है वो पूरा हो ही नहीं सकता है, इसका जो होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट बन चुका है वहाँ के वेडिंग में। इन द पास्ट द सहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नवाबी और ट्रेडिशनल एसेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट द रॉयल कोर्ट्स। तो कहने का मतलब नवाबी मतलब नवाब लोग जो ऊंचे घराने के होते हैं, ऊंचे लोग या अमीर लोग की ये पहचान थी कि खास करके राजाओं के दरबार में ये सिस्टम था कि उनके घर में सहनाई बजाए जाएंगे। इसके अलावा उनके घर में 9 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स रखने हैं। उसमें से एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो रॉयल कोर्ट में यानी कि शाह के दरबार में इसका सहनाई का होना बिल्कुल भी ज़रूरी है। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, यानी कि रिसेंट तक उसको टेम्पल्स और वेडिंग्स में बजाए जाते हैं। लेकिन अभी तो राजाओं का ऐसा दरबार रहा नहीं, अभी तो डेमोक्रेसी सिस्टम है, जिसको बजाना है बजा सकते हैं, जिसको रखना है रख सकते हैं। तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, यानी कि जो इसका क्रेडिट है, जो श्रेय है इस इंस्ट्रूमेंट को जो क्लासिकल स्टेज में लाने का, उसका जो पूरा जो श्रेय होता है, क्रेडिट होता है, वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको पैरा नंबर 1 और 2 काफ़ी क्लियर हो गया होगा। सो टुडे वी विल स्टॉप हियर। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी the further part of the story. So that's all for today. Have a nice day. Thank you.